बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर है हमारा 12 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम सीख चुके हैं एल्केन्स के बारे में और उनके जो प्रिपरेशंस हैं, किस तरह से हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में सीख चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं और साथ ही साथ इसकी जो रिएक्शंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। बच्चों सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अल्केन्स आर एसेंशियली नॉन पोलर। अब आपने 9th क्लास में सीखा था कोवलेंट बॉन्ड, जब आपने पढ़ा था नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और हमने ये चीज याद की थी वहां पर कि अगर सेम एटम्स के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो नॉन पोलर होता है, और अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसकी क्या रीजन है? देखो बच्चों, हर एटम की एक अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत, ठीक है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बस सिंपली आप इतना माइंड में रखें। तो अब ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आता है। अब इस पेयर को ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ना ये इधर को ट्रांसफर होगा ना ये इधर को ट्रांसफर होगा, बल्कि बिल्कुल सेंटर में रहेगा। इसलिए ना तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ना इस पे कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई पोल नहीं बनेंगे। हम कहते हैं दिस इज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब डिफरेंट एटम्स होते हैं लाइक HCl में जो क्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, और हाइड्रोजन जो है वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता है और इलेक्ट्रॉन इधर से, वो ज्यादा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सेंटर में नहीं रहता, उधर क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। व्हाई? क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब नेगेटिव चार्ज का आना, ठीक है। अब स्लाइटली इसकी तरफ पुश होते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन से दूर चलेंगे तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन गए तो हम कहते हैं ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब देखते हैं जी ये क्यों कहा गया जी अल्केन्स आर द नॉन पोलर। अल्केन्स में मोस्टली देखे आपने क्या देखा होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड। अब सेम एटम्स हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जितना ये कार्बन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा। तो ये सेंटर में रहेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ना, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, देखो बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर होगा वो डिपेंड करता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना ज्यादा है। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये नॉन पोलर ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन का और हाइड्रोजन का बहुत कम है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं अल्केन्स आर एसेंशियली नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। नंबर 2, लेस डेंसर देन द वाटर। इनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। वाटर में सॉल्व नहीं होते, क्योंकि वाटर एक क्या है हमारे पास, पोलर कंपाउंड है, ठीक है, H2O, और ये सिर्फ और सिर्फ पोलर कंपाउंड्स को ही अपने अंदर डिसॉल्व करता है। ये पोलर नहीं है इसलिए इसमें डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसकी डेंसिटी लो होती है। अगर आप पेट्रोल को, अक्सर आपने देखा होगा बारिश हो रही होती है तो पेट्रोल के कोई ड्रॉप्स अगर गिर जाते हैं तो वो उसी तरह वाटर के ऊपर बबल्स की फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है, उसमें बैठते नहीं है, नीचे नहीं जाते, ठीक है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि इनकी डेंसिटी लो होती है वाटर से। जिसकी डेंसिटी वाटर से लो होगी वो चीज उसके अंदर डूबेगी नहीं, ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। अल्केन्स जो है वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। उसकी क्या रीजन है? अगर हम बात करें अल्कीन्स की और अल्काइंस की, उसका मुकाबला किया जाए अल्केन के साथ, तो अल्केन लेस रिएक्टिव है। क्यों? बच्चों मैंने बताया था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम है सिग्मा। डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में तीन होते हैं, सिग्मा और दो पाई होते हैं। पाई एक कमजोर बॉन्ड है, आसानी से टूट जाता है। सिग्मा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हम अल्केन्स की बात करते हैं सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं तो फिर क्या होगा, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, उनको तोड़ना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मुश्किल से ब्रेक होगा, तो मुश्किल से रिएक्शन होंगे फिर उसके, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। अल्कीन्स की बात कर लें, उसमें पाई बॉन्ड पड़ा है, आसानी से पाई बॉन्ड टूट जाता है, कमजोर बॉन्ड है, और नए बॉन्ड बन जाते हैं, रिएक्शन हो गया।
अल्काइंस में भी ये होता है, 2 पाई बॉन्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, नए बॉन्ड बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो इससे अगर कंपैरिजन किया जाए एल्कीन्स का और अल्काइंस का, तो फिर जो अल्केन होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेबल बॉन्ड, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक स्टेबल बॉन्ड कहलाता है, वो पाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास ये, अब इनके बारे में कहा जाता है जी, एक नंबर कार्बन अल्केन जो है जिसमें एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक होते हैं, वो ऑर्डरलेस होते हैं, यानी इनको स्मेल नहीं होती, कलरलेस होते हैं, बेरंग है, कोई रंग नहीं होता। तीसरी बात है, गैसेज होती है। फिर 5 से 7 तक जो है हमारे पास, ठीक है, 5 से 7 तक ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कोई रंग नहीं होता, कोई इनकी बू नहीं होती, और उसके बाद ये लिक्विड होते हैं, और उससे बड़े जितने भी हैं वो सब के सब सॉलिड में होते हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जी इसके रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शन में सबसे पहले हमने बात करनी है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या है? इससे पहले हमने हाइड्रोजिनेशन को देखा था। हाइड्रोजिनेशन में क्या था? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हैलोजिनेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर, कोई भी हैलोजन आइटम ले लेंगे। हैलोजन आइटम कौन से होते हैं? आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजन कहा जाता है, ठीक है। इनको हैलोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि साल्ट बनाते हैं, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये साल्ट बनाने वाले हैं, साल्ट मेकर हैं, इसीलिए इनको हैलोजेंस कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, आप खाने के नमक से तो पता होगा, सब जानते हैं क्या फार्मूला होता है, NaCl। क्लोरीन इस्तेमाल हुआ ना, तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन साल्ट मेकर है। किससे बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 7 से, हैलोजेंस, ठीक है। ओके जी, तो हैलोजिनेशन करनी है, पहला हमारा रिएक्शन है हैलोजिनेशन। तो बच्चों ये जो हमारे पास होते हैं अल्केन्स होते हैं, ये वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, अभी आपको ये चीज मैंने बताई है। आम कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। इसके लिए ये रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ या हैलोजेंस के साथ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, जब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, यानी काफी ज्यादा लाइट आ रही, ब्राइट लाइट है सन की, ठीक है। दूसरा जो है वो डिफ्यूज लाइट, यानी डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ रही उसके ऊपर, ठीक है। 2 तरह के रिएक्शन है और 2 तरह से ये बिहेव करते हैं। पहले हम बात करेंगे इन डायरेक्ट सनलाइट। अगर आप इसका रिएक्शन कराएं, ये जो अल्केन है, सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास कौन सा? मेथेन है, ठीक है, एक कार्बन वाला, ठीक है। अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो एक कार्बन वाला कैसे बनाएंगे आप? एक कार्बन वाला अल्केन ले लें, कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। ये है क्या? हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन के अलावा और कौन सा एटम हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो एक कार्बन वाला ही हमारे पास बन जाता है मीथेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने मीथेन का फॉर्मूला, अगर आपको ना याद हो तो आप याद बना सकते हैं लिख के माइंड से, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास CH4। जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है तो एक ये धमाकाखेज रिएक्शन होता है, ठीक है। और उससे हमें क्या मिलती है? कार्बन मिलती है प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl मिलते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा ब्लास्ट वाली सिचुएशन बनाई है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओके जी, हो क्या रहा होता है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिएक्शन होता कैसे है देखें जरा। Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक हम यहाँ बना देते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस एक इधर बना दें Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया हुआ था, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड ब्रेक होगा तो वापस अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ये, तो ये क्लोरीन के रेडिकल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे क्लोरीन के रेडिकल बन गए। यहाँ पर भी क्लोरीन का एक रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर भी क्लोरीन का एक रेडिकल बन जाएगा। डायरेक्टली इधर हाइड्रोजन के साथ अटैक करते हैं, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये वाला जो है हमारे पास ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से अटैक करेगा। जब ये H इस Cl से मिलेगा तो आपको एक मिलेगा HCl, ठीक है, एक मिल गया। फिर जब ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन पे अटैक करके ले जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको फिर एक और HCl। फिर देखें ये वाला जो Cl है, ये वाला ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो मिलेगा HCl। ये क्लोरीन जो है ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से तो मिल जाएगा फिर आपको HCl। अब ये चारों हाइड्रोजन इसने उड़ा दिए, इसके पीछे क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन रह गया, प्लस कार्बन। तो ऐसा ही रिएक्शन यहाँ पर होता है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल आते हैं क्लोरीन के, इस मेथेन के साथ रिएक्शन करते हैं, एक ब्लास्ट होता है, एक धमाकाखेज रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो क्या होगा? उससे जो कार्बन जो है ये अलग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स आपको HCl के मिलते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा बच्चों अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है हैलोजेंस का? हैलोजेंस का अल्केन्स के साथ मिलने का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मतलब कौन ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है, कौन उससे थोड़ा कम है, कौन सबसे कम रिएक्ट करता है हैलोजेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपने याद रखना है,
सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है वो कौन सा है हमारे पास, F2 है, फ्लोरीन। उससे कम रिएक्शन करता है क्लोरीन, और उससे कम रिएक्शन करता है ब्रोमीन, और सबसे लेस रिएक्टिव हमारे पास आयोडीन होता है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसका, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेन्स विद अल्केन, तो वो आप बता सकते हैं कि मोस्टली फ्लोरीन होती है, उससे कम फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और उसके बाद सबसे लेस रिएक्टिव जो होती है वो आयोडीन होती है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा जो रिएक्शन था वो डायरेक्ट सनलाइट में था। अब हमने देखना है जी डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है। ये हमारे पास आ गया इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट में क्या होगा, डिफ्यूज सनलाइट का मतलब है कि डायरेक्टली सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़ रही, उसमें फिर क्या होता है, ये रिएक्शन जो है वो स्टेप्स में होगा। ठीक है, ये तो एक सिंगल स्टेप में होगा ना, अब यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप होगा। ये रिएक्शन क्या होगा, बात जरा गौर से सुन लो बच्चों। हमारे पास एक मेथेन का एक आ गया अल्केन, सिंपलेस्ट अल्केन, H और H। अब होगा क्या, अब जब इसके साथ आके एक क्लोरीन अटैच होगा ना, क्लोरीन मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्लोरीन, ये Cl2 बनता है ना ऐसे, तो ये सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना जो एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इधर से था, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, वो वापस शिफ्ट हो जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन गए। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक क्लोरीन आके इधर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा, वो जो हाइड्रोजन निकला वो आगे इस क्लोरीन से मिलेगा। ठीक है, और HCl बना देगा, HCl। हो क्या रहा है, एक क्लोरीन जाता है, इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल ले रहा है और क्लोरीन जाके यहाँ पर फिट हो रहा है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन वहां से निकल के आ रहा है वो इस बचे हुए क्लोरीन के साथ मिल जाता है और HCl बना देता है। यही रिएक्शन हमारे यहाँ पर होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे इस वक्त जो है वो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, साथ में क्लोरीन है Cl2। ठीक है, तो Cl2 के 2 बॉन्ड है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये एक जो क्लोरीन है ये वाली, ये आके क्या करेगी, इसको रिप्लेस करेगी, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो आके इस बचे हुए क्लोरीन के साथ मिलेगा और HCl बना देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है क्लोरीन के साथ, और यहाँ से जो इसकी जगह से जो हाइड्रोजन निकला है वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देता है। अब ये हमारे पास एक क्लोरीन वाली मीथेन बन गई, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्लोरोमीथेन फिर रिएक्शन करेगी क्लोरीन के साथ, मैंने इस क्लोरोमीथेन को उठा के दोबारा यहाँ रखा, और ये फिर रिएक्शन करेगी Cl2 के साथ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये क्या करेगा, अब ये नेक्स्ट हाइड्रोजन यानी इस वाले हाइड्रोजन को ना, इस वाले हाइड्रोजन को, ठीक है, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी, ये आगे इसकी जगह फिट हो जाएगी और इस हाइड्रोजन को निकाल के ले आएगी, वो इसके साथ फिट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्लोरीन ने आके इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसकी जगह पर बैठ गया, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया, वो जो हाइड्रोजन निकला वो इस बचे हुए क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फिर HCl बनाता है। अब एक क्लोरीन पहले से अटैच था, एक इस जगह पे आके लग गया तो 2 बन गए, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब डाइक्लोरोमीथेन फिर रिएक्शन करेगी, जब तक हाइड्रोजन मौजूद है रिएक्शन होता रहेगा। डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, कितने हैं जी क्लोरीन के, 2 एटम्स है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, फिर क्या होगा, ये एक क्लोरीन का जो एटम है यहाँ से ब्रेक होने के बाद, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये आके इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, वो हाइड्रोजन वापस आएगा इधर और इस बचे हुए क्लोरीन के साथ मिलके यहाँ HCl बना देगा, और इस हाइड्रोजन की जगह पर फिर एक और क्लोरीन आ गया। अब 1 2 और 3 क्लोरीन शामिल हो गए, लेकिन एक हाइड्रोजन अब भी बाकी है, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो अब ट्राइक्लोरोमीथेन को फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसका फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है ये। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेगी ये क्लोरीन, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर फिर HCl बना देगा, आपके पास HCl बन गया। अब एक हाइड्रोजन था वो भी निकल गया, क्लोरीन 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 है। अब ये फर्दर आगे नहीं चलेगा, बस यहाँ पर जितने हाइड्रोजन थे वो सबके सब रिमूव हो चुके हैं 1 by 1, तो ये 1 2 3 और ये 4, इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ये आपको गिनती याद होनी चाहिए, मोनो मीन 1, डाई ट्राई और टेट्रा 1 2 3 4, ये गिनती आपको आनी चाहिए ना, इसीलिए इसको क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरीन वाली, इसको ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरीन वाली, इसको टेट्राक्लोरो यानी 4 क्लोरीन वाली मीथेन है ये। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से हमने इसका रिएक्शन को देख लिया कि किस तरह से हमें यहाँ पर ये डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन करते हैं एल्केन विद द हैलोजन।
अब हम बात करेंगे एल्केन्स के कंबस्शन रिएक्शंस की। बच्चों, कंबस्शन को उर्दू में कहते हैं जलने का अमल, ठीक है। तो जलने का अमल बेसिकली क्या है? कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करे इस तरह से कि उससे हीट प्रोड्यूस हो और साथ ही साथ उससे एक शोला बने, ठीक है, एक फ्लेम प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे ये कंबस्शन प्रोसेस है, यानी जलने का अमल है। आप सब जानते हैं जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा? फिर जलने का अमल मुतासर हो सकता है, रुक सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको घर में एक छोटी सी एक्टिविटी की मदद से भी इसको समझ सकते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। एक कैंडल ले लें, एक प्लेट ले लें, थोड़ा सा वाटर और एक बड़ा सा गिलास ले लें शीशे का, ठीक है। अब आपने क्या करना है? एक प्लेट में कैंडल को लगा देना है, उसकी सरफेस पे यहाँ पे प्लेट में पानी डाल देना है। ग्लास शीशे का ले ले, इतना बड़ा ग्लास हो कि वो कैंडल को टच ना करे, ठीक है। आपने यहाँ उठा के रखा हुआ है, जब तक इस गिलास के अंदर एयर इंटर होती जा रही है, ठीक है, उसमें मौजूद ऑक्सीजन जो है वो जलने के अमल में इस्तेमाल होती जा रही है। जैसे ही आप इसके ऊपर रख देंगे तो 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, जब तक ग्लास के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, ये कैंडल जलती रहेगी। जैसे ही ग्लास में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये जो कंबशन प्रोसेस है यानी जलने का अमल है वहीं पे रुक जाएगा, ये बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या बात पता चली कि जब तक इसको ऑक्सीजन मिलती जा रही है ये जल रही है, ऑक्सीजन मिलना बंद हुई तो इसने जलना छोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीजन का बेसिकली रिएक्शन होता है किसी सब्सटेंस के साथ जिससे हीट प्रोड्यूस हो और उससे फ्लेम बने, इसी को हम कंबशन कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है? अ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन से रिएक्शन या एयर से रिएक्शन दैट काज रैपिड रिलीज ऑफ हीट, जिससे एकदम हीट प्रोड्यूस हो, एंड अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, और एक शोला नमूदार हो, एक फ्लेम बने, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन, ठीक है। इसकी इक्वेशन में आप ये लिखेंगे कि जब हमारे पास मेथेन यानी सिंपलेस्ट अल्केन की हम बात कर लेते हैं, मेथेन वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, क्योंकि कंबशन का मतलब ये होता है हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, अब कंबशन भी दो तरह की होती है। एक होती है कंप्लीट कंबशन, यानी आप यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की वफर मिकदार के अंदर जो कंबशन होती है, और दूसरा ऐसा केस है जहां पर ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट होती है, इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं उसको, ठीक है। उसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन और लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में जो कंबशन होती है उसमें यह फर्क है कि यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, साथ में कार्बन बनती है, ठीक है, साथ में वाटर बनता है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये बहुत ही जहरीली गैस होती है जो कि इंसान की जान ले सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हीटर जला के सर्दियों में सो जाते हैं, उन्होंने सारा कमरे को बंद किया होता है, अंदर हीटर जला देते हैं, ठीक है, हर तरफ से एयर टाइट किया हुआ है। अब रूम के अंदर जो ऑक्सीजन है वो जलने में इस्तेमाल होती रहती है, एक लिमिट आती है कि फिर क्या होता है, वो सब की सब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी होती है, ठीक है। अब अंदर रूम के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अब जो हमारे पास ये नेचुरल गैस जो बर्न हो रही है वो बेसिकली क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जल रही हैं इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की बजाय वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है और ये इंसान की जान ले सकती है। इसकी स्मेल भी नहीं होती, इंसान को पता भी नहीं चलता, और वो इसको इनहेल करता रहता है, फिर वो इसकी जो है वो इंसान की जान ले लेती है, ठीक है। इसलिए ख्याल किया करें जब भी आप रूम में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें तो एटलीस्ट रूम को कहीं से हवा आने का रास्ता लाजमी मौजूद होना चाहिए। बहरहाल चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो जब ऑक्सीजन की कम मिकदार होती है, ठीक है, उस वक्त जो कंबशन होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी ये कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसानदेह है, ये इंसान की जान ले सकती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यूजेस ऑफ मीथेन की बात कर ले, 2-3 यूजेस आप लिख सकते हैं। नंबर 1, डोमेस्टिक फ्यूल, आप जो घर में सुई गैस इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इसको हम इस्तेमाल करते हैं, बात याद रखनी है। ऑटोमोबाइल जो फ्यूल है, आपने सीएनजी गाड़ियों में सीएनजी भरते हैं, वो सीएनजी बेसिकली ऑटोमोबाइल फ्यूल यही होती है, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड इन द यूरिया फर्टिलाइजर, ये जो आप खादें बनाते हैं यूरिया खाद, ठीक है, इस खाद के अंदर भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं।